हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार टीचर सक्सेस चैनल में। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, पॉजिटिविटी से भरे हुए होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा और यहाँ पे भी बातें हो रही हैं कि आज हम लोग सी-टेट के इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करें तो ये 4 जनवरी 2022 में इंग्लिश 1 का जिस तरह से पेपर आया हुआ था 4 जनवरी 2022 को सी-टेट में, वही टॉप 30 क्वेश्चन हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं और जिसमें से आपका लिटरेचर और पोइट्री दोनों रहेगा और उससे संबंधित प्रश्न भी रहेंगे। ये एक प्रकार का प्रैक्टिस सेट है। कम समय में ज़्यादा प्रश्नों की यानी कि व्याख्या के साथ चीज़ों को हम सॉल्व करेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है क्योंकि आप जानते हैं कि प्रीवियस ईयर और प्रैक्टिस सेट कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। इंग्लिश के जो आज का जो सेशन है उसमें आपका स्कोर कितना रहता है टॉप 30 क्वेश्चन में से, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में नोट डाउन करके बताइएगा। और कौन सा जो है आपको तरीका है पोइट्री और लिटरेचर को हल करने का वो आसान लगता है या जिस प्रकार से मैं हल करवाती हूँ वो आपको आसान लगता है। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार हमारी वीडियो से अवगत हो रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली अगली वीडियो आप तक पहले पहुँचे। आपकी सफलता की शुभकामना के साथ चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न हैं और किस प्रकार के लिटरेचर और पोइट्रीज़ आई हुई थी। तो जैसा कि आप जानते हैं जब भी आप शुरू करेंगे तो सबसे पहले आपको इस तरह से नोट में दे दिया जाएगा और इसके पहले ये भी बता दिया जाएगा कि ये जो गद्यांश है यानी कि ये जो लिटरेचर है, ये जो पैसेज है, पैराग्राफ्स हैं, वो कहाँ से कहाँ तक के क्वेश्चंस के लिए दिए गए हैं। तो इसमें आपको मैं बता दूं ये जो है 1 से लेके 9 तक जो प्रश्न होंगे इस गद्यांश से संबंधित होंगे और इसके बाद जो 10 से लेके 15 तक जो प्रश्न होते हैं वो पोइट्री से संबंधित होते हैं। तो फिलहाल आप जानते हैं कि चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो, जब भी हम शुरू करते हैं गद्यांश के सेशन को या पद्यांश के यानी कि लिटरेचर या पोइट्री को, तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस को अटेंड करते हैं। उसके बाद जो है कि हम पैसेज या पैराग्राफ्स पढ़ते हैं। तो वही काम हम लोग आज करेंगे। अगर ऑनलाइन सेशन से आपकी चीज़ें हो रही हैं, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि ये है कि इस बार ऑफलाइन शायद हो, तो अगर ऑनलाइन होता तो थोड़ा सा ये होता कि हाँ आपको थोड़े से टैग वर्ड बताए जाते हैं और थोड़ी जल्दी होती है कि 3 घंटे का समय है और आपको जल्दी लिटरेचर ख़त्म करना है क्योंकि लेंदी प्रश्न हैं, तो ये सारी बातें हो जाती हैं। तो वहाँ पे मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि अगर ऑनलाइन सेशन में आप जाते हैं, आपका एग्ज़ाम होता है, तो आप सबसे पहले पेपर पेज जो रहता है उसमें आप क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लें, रफली नोट डाउन करें। जैसे पहला प्रश्न है, अगर ये व्याकरण से संबंधित नहीं है, ग्रामर से संबंधित नहीं है, पैसेज या पैराग्राफ से संबंधित है, उसको रफली नोट डाउन कर लें। या अगर आप ऑफलाइन भी कर रहे हैं, अगर पेपर दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको कर लेना चाहिए क्या कि आप प्रश्न को रफली नोट डाउन कर लें। वहाँ पे तो पेज मिलेगा नहीं, तो इसलिए हम लिखना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। लेकिन ऑनलाइन सेशन में क्या होता है कि आप रफली उसको लिख लें और जब आप पैराग्राफ या पैसेज पढ़ें तो वहाँ पे थोड़ा सा देख लें कि हाँ ये जो है क्वेश्चन यहीं से पूछा गया था, तो उसके आसपास की जो एक आध दो लाइनें हैं वहाँ से उसके भाव को समझ लें, ताकि अगर वो ऑप्शन में मिलता है ऑप्शन, तो वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा पॉजिटिव निगेटिव के शेष पे। तो चलिए पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू इन द लाइट ऑफ द पैसेज एबव। तो पैसेज से संबंधित है वो जब हम ध्यान से पढ़ेंगे तो पहले हम सिर्फ क्वेश्चन पढ़ेंगे, ऑप्शंस नहीं पढ़ेंगे। सिर्फ क्वेश्चन इसलिए पढ़ेंगे ताकि एक हमारे माइंड में आउटलाइन हो जाए कि जब हम पैसेज पढ़ें तो ये जो क्वेश्चन है वो हमारे माइंड में हिट करे कि हाँ यही क्वेश्चन पूछे गए थे और इस पर थोड़ा जोर दे के हमको जो है वहाँ पे पढ़ना है और वहाँ पे थोड़ा ध्यानपूर्वक चीज़ों को समझना है। तो वही होता है ऑनलाइन में, अगर आप इसको लिख लेते हैं तो आसानी रहती है हिंट मिलने में। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज सिमिलर इन द मीनिंग वर्ड रिले यूज्ड इन पैसेज। तो ये जो है ग्रामर से संबंधित है। विच ऑफ द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द स्पीच इज द अंडरलाइंड वर्ड। तो ये भी व्याकरण से संबंधित है। द ग्रेटेस्ट ह्यूमन चैलेंज टू द गंगा इज, ये देखिए पैसेज से संबंधित है, तो इसको रफली नोट डाउन कर लेंगे अगर ऑनलाइन सेशन में होंगे तो। द गंगा रिवर इज डिस्क्राइब एज द लाइफ ब्लड ऑफ पीपल बिकॉज, ठीक है, ये भी नोट डाउन कर लेंगे। द गंगा कैन बी कॉल्ड अ सीयर्ड रिवर बिकॉज। आगे देख लेते हैं। द नेम ऑफ गंगा चेंज टू पद्मा रिवर व्हेन इट, ये भी पैसे से संबंधित है।
विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज़ अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड मेज़र। तो देखिए मेज़र जो है ये जो है आपका ग्रामर से संबंधित हो गया। तो 9 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो 9वां क्वेश्चन विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन एंड एरर। तो एरर पूछा जा रहा है, तो ये भी व्याकरण से संबंधित है। तो कुछ 4 या 5 प्रश्न ऐसे हैं जो पैराग्राफ से संबंधित हैं। तो अब चलिए पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ते हैं और चीज़ों को देखते हैं क्या है। पहले है लिखा जाएगा कि इस तरह रीड द पैसेज गिवन बिलो, नीचे दिए गए जो है पैसेज को पढ़िए एंड आंसर क्वेश्चन दैट फॉलोड बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, और सही ऑप्शन को चूज करके आप क्वेश्चंस को आंसर दीजिए। ये हो गया। अब पढ़ते हैं क्या है पैराग्राफ और इसकी मीनिंग को समझते चलेंगे। हम इसके अर्थ को समझेंगे कि टोटल इसका एक थीम क्या है, मेन थीम क्या है, इसमें किस चीज़ की बात हो रही है और किस प्रकार से हो रही है। तो द गंगा इज़ द लाइफ ब्लड ऑफ 100 ऑफ मिलियन ऑफ पीपल इन द इंडिया एंड बांग्लादेश। जो गंगा नदी है वो बांग्लादेश और भारत के कई हज़ारों करोड़ों लोगों की लाइफ ब्लड है, यानी कि जीवनदायिनी है। एवरी डे, प्रत्येक दिन, दे डिपेंड्स ऑन इट्स वाटर फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग एंड वॉशिंग। वे निर्भर होते हैं जो गंगा का पानी है उसके ऊपर पीने के लिए, खाना पकाने के लिए, वॉशिंग के लिए, यानी कि दैनिक कार्य के लिए वे जो है पूरी तरह से डिपेंड है, निर्भर है। किस पर? गंगा नदी की बात हो रही है। फार्मर रिले ऑन द रिवर फॉर वाटर देयर क्रॉप्स। देखिए रिले से संबंधित प्रश्न था, तो ये व्याकरण से संबंधित है। रिले और डिपेंड दोनों का मतलब एक ही होता है। अगर सिमिलर वर्ड पूछेगा तो ठीक है, अपोजिट पूछेगा तो अपोजिट होगा। आप क्वेश्चन देखेंगे वहाँ पे। तो फार्मर रिले ऑन द रिवर फॉर वाटर फॉर देयर क्रॉप्स, जो है किसान हैं वो इस पर निर्भर होते हैं, अपनी फसलों को सिंचाई के लिए या पानी देने के लिए निर्भर होते हैं। हिंदू वर्शिप द गंगा एज अ गॉडेस नेम गंगा। तो जो हिंदू हैं वो गंगा नदी को एक देवी के रूप में पूजते हैं, जो गंगा नदी के नाम से जानी जाती हैं या गंगा के नाम से जानी जाती हैं। एट फिर भी दिस रिवर इज़ थ्रेटेंड बाई pollution and by the increasing water demand of industries, cities and growing population। तो फिर भी ये जो नदी है वो खतरे में है, किसके द्वारा? पॉल्यूशन के द्वारा, और जो इंडस्ट्रीज़ और शहरों में और पॉपुलेशन की बढ़ने की वजह से और वाटर का डिमांड जो बढ़ रहा है उसकी वजह से जो ये रिवर है, नदी है, वो क्या है? अभी भी खतरे में है। पॉल्यूशन भी है, बढ़ती जनसंख्या और शहरों और इंडस्ट्रीज़ की जो वाटर डिमांड इंक्रीजिंग है, जो वाटर की मांग है, जो पानी की मांग है वो बढ़ती जा रही है। तो रिवर क्या है? वो खतरे में है इन सब से। आगे देखते हैं। द गंगा बिगिन इन द हिमालयाज़। गंगा है वो हिमालय से निकलती है। द हाईएस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड। तो जो गंगा है वो दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत श्रृंखला हिमालय से निकलती है, ये कहने का मतलब है। द रिवर फ्लो साउथ ईस्ट अक्रॉस द प्लेन्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। तो जो नदी है वो बहती है उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पूर्व से लेकर, ठीक है, दक्षिण पूर्व से, साउथ है तो दक्षिण पूर्व से लेकर उत्तर पूर्व की मैदानों तक बहती है। इट इंटर्स बांग्लादेश, ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है। एंड इज ज्वाइंड बाय द ब्रह्मपुत्रा रिवर एंड द मेघना रिवर, और जाकर ब्रह्मपुत्रा नदी और मेघना नदी से मिल जाती है। देयर द रिवर्स नेम चेंज टू द पद्मा रिवर। ये देखिए इससे संबंधित प्रश्न था कि गंगा नदी का नाम कहाँ चेंज हो जाता है, इस तरह से कुछ करके प्रश्न था कुछ। तो ये है कि यहाँ पर जब वो बांग्लादेश से होते हुए ब्रह्मपुत्रा नदी और मेघना नदी में मिलती है, तब जाके उस नदी का नाम पद्मा रिवर में चेंज होता है, यानी कि गंगा नदी पद्मा नदी के नाम से जानी जाती है जब वो ब्रह्मपुत्र रिवर और मेघना नदी से मिल जाती है। इट फॉर्म्स अ डेल्टा 20 to 120 माइल्स वाइड। और ये यहाँ पर क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है, लगभग कितना चौड़ा? 220 मील चौड़ा। विच इज़ शेयर्ड बाय इंडिया एंड बांग्लादेश, जो भारत और बांग्लादेश के द्वारा साझा किया जाता है। फाइनली अंत में द रिवर इम्पटेज इन द बे ऑफ बंगाल, जो अंत में जो नदी है वो बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। इन कंपेरिजन विथ मेनी अदर मेजर वर्ड्स रिवर, तो और
जो और अदर जो हैं मुख्य जो नदियां हैं उनके कंपेरिजन में, उनकी तुलना में द गंगा इज़ शॉर्ट विथ अ लेंथ ऑफ अबाउट 1560 miles. For most of course, the river is wide and its water are slow moving. कह रहा है द गंगा इज शॉर्ट, अदर दुनिया के और जो है मुख्य नदियों की तुलना में जो गंगा है वो बहुत छोटी है, विथ अ लेंथ ऑफ अबाउट 160 मील्स, जिसकी लंबाई लगभग 1560 मील्स की है। फॉर मोस्ट ऑफ कोर्स, इसके लगातार बहने की वजह से, लगातार बहने की वजह से कंसिस्टेंसी बनी हुई है, लगातार बहने की वजह से द रिवर इज़ वाइड, जो नदी है वो चौड़ी है, एंड इट्स वाटर आर स्लो मूविंग, और इसका जो पानी है वो धीमी गति से चलता है। द मेन सोर्स ऑफ द गंगा आर भागीरथी एंड अलकनंदा, जो गंगा नदी का मुख्य स्रोत है वो भागीरथी और अलकनंदा है। द वाटर इन दिस रिवर कम्स फ्रॉम ग्लेशियर हाई इन द हिमालय, तो जो इसके पानी हैं वो हिमालय के ऊंचे ग्लेशियर से आते हैं। ठीक है, जो इन नदियों के पानी हैं वो हिमालय के ग्लेशियर से पिघलने से आती हैं। किन की नदियों की बात हो रही है? भागीरथी और अलकनंदा की बात हो रही है। डायरेक्ट इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या जो ग्लेशियर है वो डायरेक्ट गंगा नदी में जो है कन्वर्ट होता है, तो नहीं, क्योंकि भागीरथी और अलकनंदा स्रोत हैं गंगा के, तो इनसे गंगा बनती है। तो इसका मतलब पहले ग्लेशियर जो है भागीरथी और अलकनंदा में चेंज होता होगा, उसके बाद गंगा आके बनती है। ठीक है, मेल्टिंग ग्लेशियर आइस सस्टेन द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, तो जो मेल्टिंग ग्लेशियर है, जो ग्लेशियर के पिघलने से गंगा का जो लगातार बहना बना रहता है, और इसी की जो सहायक नदियां हैं वो भी बनी रहती हैं। आगे देखते हैं, मानसून प्लेज अ मेजर रोल इन द लाइफ ऑफ गंगा रिवर एंड इट इन द लाइफ्स ऑफ द पीपल हु लाइव या लिव अलोंग इट्स बैंक्स। तो जो मानसून है उसकी मुख्य भूमिका है गंगा नदी के जीवन में, और इसके यानी कि गंगा के किनारे पर रहने वाले जो लोग हैं उनके जीवन में मानसून का जो है एक मेजर रोल है, मुख्य भूमिका है। द मानसून कैन काज टेरिबल फ्लड इन द गंगा डेल्टा रीजन, गंगा का जो डेल्टा क्षेत्र है वहाँ पर मानसून की वजह से बहुत ज़्यादा भयावह बाढ़ आने की संभावना होती है, क्योंकि वहाँ पे देखिए टेरिबल खतरनाक फ्लड्स होते हैं, बहुत तेज़ पानी का बहाव होता है, बाढ़ की संभावना होती है। फ्रॉम इट्स माउंटेन सोर्स टू इट्स वाइड डेल्टा, जो इसका मुख्य स्रोत है वो पर्वत है, और इट्स वाइड डेल्टा द गंगा फ्लो थ्रू अ वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम, पर्वतों से होते हुए और चौड़ी डेल्टा की वजह से जो गंगा है वो इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र का एक जो है अच्छा भूमिका अदा करती है, एक इकोसिस्टम से होकर चलती है। ठीक है, तो ये थे पैराग्राफ। आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी। अब प्रश्न अटेंड करते हैं या क्वेश्चंस को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू इन द लाइट ऑफ द पैसेज एबव, दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है उसे चूज़ करना है, यानी कि निगेटिव चूज़ करना है। जो निगेटिव ऑप्शन होगा जो है लिटरेचर के हिसाब से, पैसेज के हिसाब से, वो सही हो जाएगा। द गंगा रन्स वाइड फ्राम मोस्ट ऑफ इट्स कट्स, हाँ सही बात है, गंगा बहुत ही चौड़ी है, वहाँ से आती है। तो इट सपोर्ट्स डाइवर्स इकोसिस्टम, ये जो है विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र को सपोर्ट करती है, ये भी सही है। ग्लेशियर मेल्ट डायरेक्टली इनटू द गंगा, यही बात मैंने आपको कही थी ना कि ये गलत है, यही ऑप्शन क्या है, गलत है। ग्लेशियर सीधे गंगा में डायरेक्टली चेंज नहीं होता, पिघलता नहीं है, बल्कि वो अलकनंदा और भागीरथी में पहले चेंज होता है, उसके बाद वहाँ से गंगा बनती है। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज सिमिलर इन मीनिंग, वो हो कहाँ से क्लिक हो जाता है मुझसे थोड़ा सा। हाँ, अब देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड रिले एज यूज्ड इन द पैसेज, एक्सपेक्ट, डिपेंड्स, सबमिट, प्रमोट। तो दूसरा ऑप्शन मैंने कहा था ना सही है, डिपेंड जो है दोनों का मीनिंग एक जैसा है। आगे देखते हैं। विच ऑफ द स्पीच part of speech is the underlined word in the sentence given below. It then enters Bangladesh and
इज ज्वाइंड बाय ब्रह्मपुत्र एंड द मेघना रिवर। तो जो अंडरलाइन वर्ड है यानी कि देन, वो क्या है? एडजेक्टिव, कंजक्शन, एडवर्ब, प्रीपोजिशन। तो आपको पता है कि ऑप्शन सही क्या हो जाएगा, वो एडवर्ब है, इसमें एडवर्ब की तरह यूज है यहाँ पे। द ग्रेटेस्ट ह्यूमन चैलेंज टू द गंगा, गंगा को लेकर मानव के लिए सबसे महान चैलेंज क्या है, बड़ा चैलेंज क्या है? ग्रोइंग पॉपुलेशन, इंडस्ट्रीज एंड पॉल्यूशन। यही सबसे बड़ा क्या है, चैलेंज है, जो बढ़ती हुई जनसंख्या और इंडस्ट्रीज और जो उससे जो फैलने वाली पॉल्यूशन है वो। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। द गंगा रिवर इज डिस्क्राइब्ड एज द लाइफहुड ऑफ द पीपल बिकॉज, गंगा को जीवनदायिनी के रूप में वर्णित किया गया है, क्योंकि पीपल डिपेंड ऑन द रिवर फॉर सस्टेंस एंड सर्वाइवल। तो यही ऑप्शन बिल्कुल सही है कि जो लोग हैं वो नदी पर पूरी तरह से अपने दैनिक कार्यों को करने के लिए और अपने जीवन यापन करने के लिए पूरी तरह से डिपेंड है, निर्भर है गंगा नदी पर। ये ऐसा नहीं है कि होली रिवर है। गद्यांश में मेन चर्चा इसी पे हुई है, तो ये ऑप्शन, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। द गंगा कैन बी कॉल्ड अ शेयर्ड रिवर बिकॉज, कह रहा है कि गंगा नदी को हम साझा नदी भी कह सकते हैं, मतलब कि वो कई नदियों से मिलती जुलती हुई आ रही है। क्यों ऐसा कह सकते हैं? इट कनेक्ट कंट्रीज एंड वेव डिफरेंट सिविलाइजेशन टुगेदर। अगला क्वेश्चन ऑप्शन देखते हैं। इट फ्लो इनटू द ओशन एंड मिंगल्स विद अदर वाटर्स। इट इज़ मोर बेनिफिशियल टू बांग्लादेश दैन इंडिया। इट इमर्ज आउट ऑफ द माउंटेन रेंज ऑफ द ग्रेट हिमालय। तो देखिए इसमें जो सही आंसर है, इसमें ये हिमालय से निकल रही है, ये इसकी वजह से शेयर रिवर कहेंगे इसको, या ये बांग्लादेश में ज़्यादा फ़ायदा है इससे, या इंडिया में। ये सारी बातें नहीं हुई हैं। ये बात हुई है कि ये बहुत अलग अलग देशों से होते हुए आती है और अलग अलग जगहों से होकर आती है, अलग अलग नदियों से इसका जो है मिलाव है। तो इसकी अलग अलग सहायक नदियाँ हैं, इसकी वजह से इसको शेयर रिवर के नाम से कहा जा सकता है, बुलाया जा सकता है। द नेम ऑफ गंगा चेंज टू द पद्मा रिवर वेन, कहाँ गया? द नेम ऑफ गंगा चेंज टू पद्मा रिवर वेन, कह रहा है कि कहाँ पर गंगा नदी का नाम बदलकर पद्मा नदी हो जाता है। इंटर्स द बे ऑफ बंगाल, जब ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, नहीं। इंटर्स बांग्लादेश एंड इट ज्वाइन बाय द ब्रह्मपुत्र रिवर एंड द मेघना रिवर। तो यही बात हुई थी कि जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है और ब्रह्मपुत्र नदी और मेघना नदी से मिल जाती है, तो इसका नाम पद्मा नदी के नाम पर चेंज हो जाता है। आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अपोजिट इन द मीनिंग टू द वर्ड मेजर एज यूज्ड इन द पैसेज। ऑप्शन देखते हैं। अनइम्पॉर्टेंट, इनसिग्निफिकेंट, माइनर या मेडिसिन। तो अपोजिट नंबर वर्ड पूछ रहा है, वो भी मेजर का, मुख्य का, तो इसका जो अपोजिट हो जाएगा वो माइनर हो जाएगा। आगे देखते हैं। ये सारी चीज़ें थोड़ी सी वकैब आपको अपनी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। अगर थोड़ी सी भी आपने हाई स्कूल इंटर में पढ़े हैं चीज़ों को, तो आई होप आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। और एक आध दो ही मीनिंग पूछी जाती हैं, तो ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं पूछी जाती सीटेट में। विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स एन एरर, तो एरर किस में है वो आपको जो है चूज करना है, देखना है। द कार इज, इट इज द कार, इट इज़ रिमार्केबली गुड कंडीशन ऑफ इट्स एज। ठीक है, तो यहाँ पे जो है चौथा ऑप्शन सही है। इट्स एज यानी कि कार, यहाँ पे इट्स एज इसलिए हो गया है क्योंकि ये है कि कार जो है वो अनलिविंग थिंग्स है, तो नॉन लिविंग थिंग्स है, तो ये जो है यहाँ पे इट्स यूज़ कर सकते। तो नहीं, यहाँ पे इट्स नहीं, यहाँ पे आप यूज़ करेंगे ऑफ इट्स एज को, आप यहाँ पे यूज़ कर लेंगे इट्स एज, यहाँ पे इट्स दैट इज हो जाएगा। तो चौथे में ही गड़बड़ी है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। रीड द पोएम गिवन बिलो एंड द आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो बाई चूजिंग द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो ये पोएम है और इसको पढ़ना है, इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर देना है। तो इसको पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, प्रश्नों को पढ़ लेते हैं और उसको बाद समझने की कोशिश कर लेते हैं कि क्या है इसके बारे में बात।
तो 10 से लेके 15 क्वेश्चन तक ये जो है प्रश्न पूछे गए होंगे इससे संबंधित। हु इज़ द स्पीकर ऑफ द लाइन फॉरगिव देम फादर, दे नो नॉट व्हाट दे डू इन द एबव पोएम। अच्छा, सिर्फ प्रश्न पढ़ेंगे। आइडेंटिफाई एंड नेम द फिगर ऑफ स्पीच यूज क्रूसीफाइड अर्थ, क्रूसीफाइड अर्थ, ठीक है। तो आप ये व्याकरण से संबंधित है, तो इसको कोई समझने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कि ये सब पैसेज से कोई मतलब नहीं है इसका, तो क्योंकि ये इजी है। अ सेंस ऑफ डिस्क्रिप्टिव फियर pervades the poem. What for the poet to single this note on एपाकल्प्स। एपाकल्प्स लिखा है, ठीक है। इसका मतलब होता है, आप जैसे कोई चीज़ें हैं जो जैसे कि एक समझ लीजिए इसका ये मीनिंग कि इम्पॉर्टेंट है, वो एक जैसे कि कुछ कुछ जो है, इसको किस नाम से डिस्क्राइब आप कर सकते हैं, जैसे कि कोई ऐसी चीज़ हो गई हो जो जिसका आपने सोचा ना हो, ठीक है। जैसे कि आपने थिंकिंग ना की हुई हो किसी पॉजिटिव एनर्जी की, और वो चीज़ें हो जाती हैं। जैसे अचानक से आपके साथ कुछ ऐसा हो जाए कि जैसे आपने देखा कि ये जो है सेंटेंस या कोई ऐसा वर्ड जो मीनिंग नहीं आ रही है, और हमने जो है क्या है तुक्का लगाया और वो चीज़ें सही हो गई, तो क्या हो गया, एक तरह से कयामत हो गई। तो लगभग इसी का कहीं से इसका अर्थ है, ठीक है, पॉजिटिव एनर्जी से संबंधित है। आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अकॉर्डिंग इन द एक्सट्रैक्ट। तो ये पैसेज पढ़ेंगे जब तब समझ में आएगा। पीपल डिड नॉट लाइक इट हेयर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये भी देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द पोएट, इफ़ द अर्थ इज़ गिवन अ चांस फॉर एनी अट्रेंस व्हाट वुड से टू गॉड। वो गॉड से क्या कहेगी, पृथ्वी। तो समझ लीजिए पृथ्वी के बारे में बात हो रही है इस पोएम में। देखते हैं पोएम क्या है, पोएम पढ़ते हैं। द क्रूसीफाइड प्लैनेट अर्थ। तो क्रूसी यानी कि कर्स से संबंधित, देखिए क्रूसी बना हुआ है। तो इसकी बात कर ली जाए तो क्रूसीफाइड प्लैनेट अर्थ यानी कि जो कर्स से संबंधित है, श्रापित, यहाँ पे एक तरह से समझ लीजिए जो एक ग्रह है अर्थ, वो क्या है, श्रापित है, लगभग इस तरह से इसका अर्थ है। क्रूसीफाइड है। शुड इट फाइंड अ वॉइस, यदि इसको आवाज़ दे दी जाए, इसे आवाज़ दे देनी चाहिए, किसको, पृथ्वी को, इसे आवाज़ दे देनी चाहिए। एंड अ सेंस ऑफ आयरनी, और एक विडंबना की भावना दे देनी चाहिए, पृथ्वी को एक विडंबना की भावना यानी कि एक भावना दे दी जाए और उसको आवाज़ दे देनी चाहिए। माइट नाउ विल से, अब आप कह सकते हैं, ऑफ आवर एब्यूज ऑफ इट, कि हम पृथ्वी के साथ क्या कर रहे हैं। इट यानी कि हम पृथ्वी के साथ क्या कर रहे हैं, क्या दुरुपयोग हो रहा है पृथ्वी के साथ। फॉरगिव देम फादर, ये जो है पृथ्वी कह रही है कि फॉरगिव देम फादर, इन्हें माफ़ कर दीजिए इस पर। दे नो नॉट अबाउट दे डू, वो क्या कर रहे हैं उनके बारे में उन्हें नहीं पता है। ये पृथ्वी कह रही है कि जो पृथ्वीवासी हैं, एक तरह से एक ये सेंस यहाँ पे आ रहा है कि पृथ्वी पर जो का जो दुरुपयोग हो रहा है, तो वो अगर उसको आवाज़ दे दी जाए पृथ्वी को, और एक सेंस, एक भावना दे दी जाए, तो पृथ्वी यही कहेगी ईश्वर से कि भगवान इन्हें माफ़ कर दीजिए, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। दे आर्नी वुड बी दैट वी नो व्हाट वी आर डूइंग, ठीक है। तो द आयरनी वुड बी दैट वी नो व्हाट वी आर डूइंग। तो जो ये विडम्बना है भावना की, ये हमें जानना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। व्हेन द लास्ट लिविंग थिंग हैज़ डाइड ऑन अकाउंट ऑफ अस, जब हम में से पृथ्वी का सबसे लास्ट यानी कि अंतिम जीव मर जाएगा, जीवित जीव मर जाएगा। हाउ पॉलिटिकल इट वुड बी, कितना काव्यात्मक होगा ये, कितना काव्यात्मक होगा ये। इफ़ अर्थ कुड से, यदि पृथ्वी कह सके, इन अ वॉइस फ्लोटिंग अप, अपनी लहराती हुई आवाज़ में, अपनी लहराती हुई आवाज़ में कितना काव्यात्मक होगा कि यदि पृथ्वी अपनी लहराती हुई आवाज़ में ये कह पाए कि जो पृथ्वी पर क्या हो रहे हैं, दुरुपयोग हो रहे हैं, जो एब्यूज़ेस हो रही हैं। एब्यूज़ यहाँ पे दुरुपयोग के बारे में बात की गई है पृथ्वी के, और उसके साथ क्या व्यवहार हो रहा है, पृथ्वी के साथ क्या व्यवहार हो रहा है, अगर क्या होगा अगर लास्ट जीवित जीव पृथ्वी पर मर जाए तो। परहैप्स, शायद, फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द
ग्रैंड कैनियन, इज इट डन, पीपल डिड नॉट लाइक इट हियर। ठीक है, ये मुख्य है कि शायद जो ग्रैंड कैनियन का फ्लोर है, फर्श है। ग्रैंड कैनियन अमेरिका का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जो कि अमेज़न नदी के लगातार बहने की वजह से एक खाड़ी हो गई है और वहाँ का एक बहुत ही अच्छा दृश्य है। तो ये कह रहा है कि शायद लोगों को जो पृथ्वी पर ग्रैंड कैनियन का फ्लोर है, फर्श है, वो लोगों को शायद पसंद नहीं आया। कहने का मतलब है कि पृथ्वी ने हमें इतनी अच्छी जो है पारिस्थितिकी तंत्र दिए, इतनी सुविधाएं, इतनी व्यवस्थाएं दी हैं, फिर भी हम पृथ्वी को क्या कि एक हमेशा जो है उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। तो यही एक बात है कहने का। इसमें जो पोएट हैं, इस पोएम के माध्यम से पृथ्वी को बचाने की बात कर रहे हैं और वो लास्ट में ये कहते हैं कि शायद लोग इसलिए जो है पृथ्वी का दुरुपयोग कर रहे हैं क्योंकि उन्हें शायद जो ग्रैंड कैनियन का फ्लोर है, फ्लोर है, वो शायद पसंद नहीं आया, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। आगे देखते हैं अब इससे संबंधित प्रश्न। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। वैसे मैंने अपना कोशिश फुल किया है कि मैं आपको चीज़ों को समझा सकूं। हु इज़ द स्पीकर ऑफ द लाइन फॉरगिव देम फादर दे नो नॉट व्हाट दे डू इन द एबव पोएम। तो फॉरगिव देम फादर जो वो अर्थ बोल रही है कि इन्हें माफ़ कर दीजिए, इनको नहीं पता है कि वो क्या कर रहे हैं। आइडेंटिफाई एंड नेम द फिगर ऑफ स्पीच यूज इन क्रूसीफाइड अर्थ। क्रूसीफाइड अर्थ पर्सनिफिकेशन है, कनकेट है या एल्गोरी है, पैराडॉक्स है। तो 11 के सही ऑप्शन की बात कर ली जाए तो जो पहला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। पर्सनिफिकेशन कहाँ होता है आप जानते हैं, जहाँ पर किसी नॉन लिविंग थिंग्स को जो है लिविंग थिंग्स की कल्पना में उसको दे दिया जाए, जैसे कि अर्थ को अभिशापित कर दिया गया। तो क्या ये रियलिटी नहीं हो सकती, लेकिन एक काव्यात्मक लेख है जिसमें इसको कहा जा सकता है। जैसे कि जो एक ऑप्शन आप देख लेते हैं, उदाहरण देख सकते हैं कि जैसे जो चाँद है वो बहुत खूबसूरत लग रहा है, जो कि हालांकि ये जो है एज अ हुमन आप यूज़ करते हैं कि ये जो पर्सन है वो बहुत ही खूबसूरत है या खूबसूरत है। तो वो जो है एक संज्ञा दे दी जाती है किसी भी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग की। आई होप आप ये समझ में आ रही होंगी आपको। अ सेंस ऑफ डिस्ट्रक्टिव फियर pervades the poem. What for the poet single this note on एपोकॉल्पस। ठीक है, इसको जो भी पढ़ा जाएगा, प्रोनाउंस थोड़ा सा मैं अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ, शायद आप कर लें। पीपल डिड नॉट लाइक बीइंग ऑन अर्थ। देखिए कुछ ऐसे वर्ड होंगे ना, जैसे होता है एग्ज़ाम के टाइम में कि वो वर्ड हमारे लिए नए भी होते हैं और वो जो क्वेश्चन वो समझ में नहीं आता। जैसे कि इस क्वेश्चन को अगर डिस्क्राइब कर लिया जाए तो जैसा लग रहा है कि ये पोएम से संबंधित है ही नहीं। लेकिन हाँ, अगर ये तो होगा कि अगर आपको क्वेश्चंस जो है समझ में नहीं आ रहे तो उसके ऑप्शन ज़रूर समझ में आएंगे। तो उस ऑप्शन में अगर क्वेश्चन में नेगेटिव नहीं पूछा गया है तब तो नेगेटिव हम चूज़ नहीं करेंगे, हमें ऑप्शन पॉजिटिव चूज़ करना है और सबसे बढ़िया पॉजिटिव ऑप्शन चूज़ करना है। वही बात हो जाएगी अगर क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है एग्ज़ाम के टाइम में, बाय द वे, और वहाँ पे आप क्या करेंगे, आप ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ेंगे और उन्हें समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अधिकतर जो है सीटेट में ऑप्शंस बहुत क्लियरिफाई दिए होते हैं, हम उसका अर्थ आसानी से निकाल सकते हैं। तो वहाँ पे आप थोड़ा सा पीपल डिड नॉट लाइक बीइंग अर्थ, क्या पोएम में ये कहा जा रहा है कि जो लोग हैं वो पृथ्वी पर रहना पसंद नहीं करते, कहाँ जाएंगे, मंगल ग्रह पे जाएंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं हो रही है। अर्थ इट सेल्फ नो लॉन्गर वेलकम ह्यूमन, इसमें ये कह रहा है ऑप्शन में कि क्या पोएम में ये कहा गया है कि जो पृथ्वी है वो जो है जीवित लोगों को यानी कि ह्यूमन को, मानव को पृथ्वी पर नहीं रहने देना चाहती? तो ये बात भी नहीं कही है। गॉड डिड नॉट ग्रांट देन फॉरगिवनेस, वो इसमें कहा जा रहा है कि गॉड जो है उनके फॉरगिवनेस यानी कि फॉरगिवनेस, जो वो काम कर रहे हैं, जो बुरी काम कर रहे हैं पृथ्वी को लेकर, उन्हें क्या कर देना चाहिए, माफ़ कर देना चाहिए। तो यही बात हो रही है इसमें। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, फॉरगिवनेस नहीं होगा, फुलनेस होगा। जैसे जहाँ तक लगता है कि उनकी मूर्खता को क्या कर देना चाहिए, माफ़ कर देना चाहिए, पृथ्वी ये कहती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अकॉर्डिंग इन द एक्सट्रैक्ट, दे डू नॉट नो व्हाट वी आर डूइंग, we are destroying what sustains us, we are waiting for savior, we are too naive to understand the
जस्टिफिकेशन ऑफ आवर एक्शंस। तो इसमें जो एक्सट्रैक्ट के अनुसार कौन सा सही नहीं है, तो देखिए ये सही है कि हम नहीं जान रहे, हम पता नहीं कर पा रहे हैं कि हम पृथ्वी के बारे में क्या गलत कर रहे हैं। वी आर डिस्ट्रॉइंग आवर सस्टेंस। इसमें ये बात कही जा रही है कि हम अपने जीवन को और भी खतरे में डाल रहे हैं, ये बात भी कही जा रही है। लेकिन इसमें क्या ट्रू नहीं है, वी आर वेटिंग फॉर सेवियर। हम एक जो है एक सेवियर जो हमें बचा सके, उसकी जो है उसका वेट कर रहे हैं। यानी कि जैसे बच्चे बाहु बाहु जो है क्या है वो बालवीर का वेट करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, इसमें पोएम में ऐसा नहीं कहा गया है, तो यही ट्रू नहीं है, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, पीपल डिड नॉट लाइक इट हेयर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। ये एग्जाम्पल क्या है, हाइपरबल का, सरस्कैम का, पैराडॉक्स का, मेटोनॉमी का। तो सही ऑप्शन क्या है, 14 का वो जो सही आंसर है वो दूसरा है। और इसकी मीन्स क्या होता है, उसकी मीन्स की बात कर ली जाए तो समझ लीजिए ये एक, इसके पहले जो ऑप्शंस हैं इसमें बात की गई है, अगर वो आप वीडियो नहीं देखे हैं तो उसमें देख लीजिए, क्योंकि इस पे अगर बात होगी थोड़ी सी टाइम टेकिंग ज़्यादा हो जाएगा। मैंने आपसे कहा है कि चीज़ों को, और ये सारे ऑप्शंस बहुत बार आएंगे, हम लोग इस पर डिस्कस करते रहेंगे। जैसे कि आज पर्सनिफिकेशन पे किया, तो कल फिर जब ऐसा कोई दूसरा ऑप्शन आएगा तो उस पर कर लिया जाएगा। अकॉर्डिंग टू द पोएट, इफ़ द अर्थ इज़ गिवन अ चांस फॉर एनी अस्टेंस, व्हाट वुड से टू गॉड। अगर पृथ्वी को चांस दिया जाए कि वो कुछ कहे अपने बारे में, तो वो क्या कहेगी। स्टॉप द एक्सटिंक्टिंग ऑफ मैनकाइंड, फॉरगिव द वंडरफुल डीड ऑफ मैन, रॉन्गफुल। ठीक है, रॉन्गफुल। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा दूसरा वाला, यहाँ पे वंडरफुल नहीं, यहाँ रॉन्गफुल। वो कहे कि इस वर्ड से क्या कहती है कि इनके जो बुरे बर्ताव को, मानव के बुरे बर्ताव को माफ़ कर दिया जाए, वो इस वर्ड से यही कहेगी। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाता है। यहाँ से अब आपका पैडागोगी से शुरू होता है, और इसको थोड़ा फास्ट करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हाइएस्ट लेवल ऑफ राइटिंग स्किल। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है लेखन कौशल का बढ़िया स्तर है। करेक्ट स्पेलिंग, डायग्राम राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, यूजिंग डिफ़िकल्ट वर्ड इन सेंटेंसेस। तो 16 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। आर्टिकल राइटिंग करेंगे आप तो आप राइटिंग स्किल यानी कि ऐसे लिखते हैं अगर आप किसी चीज़ पे, ये आर्टिकल राइटिंग के लगभग हो जाएगा, तो इससे आपकी राइटिंग स्किल्स बढ़िया होगी। आगे देखते हैं, बीइंग अ लैंग्वेज टीचर, एक भाषा अध्यापक होने से यू वुड लाइक टू अडॉप्ट विच आर फ्राम ऑफ द कंटेंट। कौन सा कंटेंट आप यूज करेंगे। ठीक है, कंक्रीट, डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल, अब्स्ट्रैक्ट, डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल, कंक्रीट, डिस्क्रिप्टिव एंड कॉन्सेप्चुअल, अब्स्ट्रैक्ट, कॉन्सेप्चुअल एंड कॉन्सेप्चुअल। तो देखिए आप क्या चूज़ करेंगे, आप ये चूज़ करेंगे कि जहाँ पर आप चीज़ों को अच्छे से व्याख्या कर पाएँ, बच्चों के दैनिक जीवन से चीज़ों को जोड़ पाएँ, और बच्चे आराम से उसका एनालिसिस कर पाएँ कि उन्होंने बच्चों ने कितना सीखा है और उन्हें अभी कितना सीखना बाकी है, और हम एज अ टीचर भी उसको एनालिसिस कर पाए। 17 के सही आंसर की बात करी जाए तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, कंक्रीट, डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल हम चूज़ करेंगे एज अ लैंग्वेज टीचर। क्यों, क्योंकि देखिए कंक्रीट से आप जो है, कंक्रीट से आप एक्विजिशन ऑफ न्यू नॉलेज, भाषा अर्जन कर पाएंगे। ठीक है, एक्विजिशन ऑफ न्यू जो है नॉलेज कर लेंगे। और डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा कि आप चीज़ों को बहुत व्याख्यात्मक तरीके से और उनके दैनिक जीवन से जोड़कर चीज़ों को व्याख्या करेंगे। एनालिटिकल से आप ये हो जाएगा कि आप जो है अननोन टू नोन जाएंगे, यानी कि जो चीज़ें अज्ञात से ज्ञात की ओर आप जानते हैं ना, तो वो वाला नियम हो जाता है इसमें एनालिटिकल में। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द पियाजे, द प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन इज, पियाजे जी के अनुसार जो है भाषा अर्जन का प्रोसेस क्या है, एसोसिएटिव है, वॉचिंग है, स्ट्रेटजिक है, सोशल है। तो वो कहते हैं ये स्ट्रेटजिक है। सारी चीज़ों को क्या है, एक नियमित किया गया है कि जैसे बच्चे छोटे होते हैं तो वो भाषा का अर्जन एक्विजिशन से करते हैं अपने परिवार में, उसके बाद वो नियम कानून से सीखते हैं, लर्निंग करते हैं, उसके बाद खुद से सीखते हैं, करके सीखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, ये स्ट्रेटजिक है। अ स्टूडेंट हुज होम लैंग्वेज एंड स्कूल लैंग्वेज आर डिफरेंट, एक बच्चा जिसका जो है घर की भाषा और स्कूल की भाषा अलग अलग है। हाउ कैन यू एज अ टीचर हेल्प एज अ रिसोर्स, आप एक टीचर होने के नाते क्या करेंगे।
बाय गिविंग हिम एक्स्ट्रा अटेंशन इन क्लास, क्लास में उसको एक्स्ट्रा अटेंशन देंगे। तो देखिए जो भी ऑप्शन ये बात कहती है कि हम बच्चे को एक विशिष्ट कक्षा में रखेंगे, विशिष्ट तरह से ट्रीट करेंगे, वो ऑप्शन गलत होते हैं। ठीक है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। यूजिंग मल्टीलिंगुअलिज्म एज रिसोर्स इन द क्लासरूम, यही बात सही हो जाएगी कि हम मल्टी लैंग्वेज का यूज करेंगे, हम बहुभाषिकतावाद का यूज करेंगे, जो कि हमारी एनसीएफ कहती है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं। कंसीडर द स्टेटमेंट ए एंड बी रिगार्डिंग ट्रांस लैंग्वेजिंग, यानी द्विभाषा की बात हो रही है, यानी कि भाषांतरण की बात हो रही है। दोनों पे थोड़ा सा ध्यान देना है और कौन सा सही है कौन सा गलत है उसको चूज करना है। ट्रांस लैंग्वेजिंग इज ए फ्लैक्सिबल फॉर्म ऑफ मल्टीलिंग्विज्म, तो हाँ मल्टी लिंग्विज्म का ये जो है एक फ्लैक्सिबल तरीका, एक लचीलापन है, ये सही है। ट्रांस लैंग्वेजिंग मतलब एक भाषा आपको आ रही है उसके माध्यम से आप दूसरी भाषा सीख रहे हैं, और जो है नेचुरली सभी लोग यही करते हैं कि वो अपने मदर टंग से एक कोई अडॉप्ट जो है अदर जो है लैंग्वेज सीखते हैं। तो ट्रांस लैंग्वेजिंग ये सही है। ट्रांस लैंग्वेजिंग इज स्विचिंग बिटवीन द लैंग्वेज आर नोन इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज कम्युनिकेटिव पोटेंशियल। तो देखिए ये जो हो जाएगा ये भी सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्या है कि ये स्विच करता है दो लैंग्वेज की, एक लैंग्वेज वो जो हम जानते हैं, दूसरी लैंग्वेज वो जो हम नहीं जानते, उसमें हमें क्या करता है, सहायता देता है। तो दोनों ऑप्शन सही हैं। और देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। ए इज़ ट्रू, सेकेंड इज़ फॉल्स, नहीं, दोनों ट्रू है। बोथ 1 and 2 आर ट्रू, तो सही है ये, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। What is used as a tool for learning language in who language approach? ठीक है, अच्छा, इन लैंग्वेज अप्रोच भाषा उपागम में कौन सा जो टूल है वो लर्निंग लैंग्वेज के लिए यूज किया जाता है? एक्शन, लिटरेचर, नर्सरी रैम्स, टॉयज। तो छोटे बच्चों की बात करें 1 to 5 की बात होती है, तो 21 का जो सही आंसर हो जाएगा वो दूसरा हो जाएगा, लिटरेचर। आगे देखते हैं। द सेंट्रल रोल इन टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स इज, पूरे स्कूल में जो फिजिकल काम करने का काम होता है वो किसका होता है? फिजिकल काम यानी कि अपने हाथ पैर चलाना, और सबसे ज़्यादा स्ट्रेस में रहना, एक तरह से कह सकते हैं। स्ट्रेस में रहने का मतलब निगेटिव में चला जाता है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि फिजिकल काम, अपने हाथ पैर से ज़्यादा काम करने का काम कौन करता है? टीचर, पेरेंट्स, फैमिली, स्टूडेंट। तो सबसे ज़्यादा काम जो है फिजिकल, वो माइंड जो है मानसिक क्रिया भी बहुत करते हैं और शारीरिक क्रिया भी बहुत करते हैं। तो वो हैं आपके सबसे बढ़िया टीचर। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि वो दोनों हिसाब से बच्चों को हैंडल करते हैं। व्हाट इज़ मीन्ड बाय रीडिंग स्किल्स ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, यानी कि एनसीएफ 2005 में रीडिंग स्किल्स की बेसिक क्या है? करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, रीडिंग सिलेबस, रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग, रीडिंग डिफ़िकल्ट सेंटेंस। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। जो एनसीएफ है वो कहता है कि जो भी पढ़े आप उसको समझ कर पढ़ें। ठीक है, आगे देखते हैं। व्हाट इज़ द एजुकेशनल एस्पेक्ट ऑफ अ लैंग्वेज टेक्स्ट बुक? जो भाषा की किताबें हैं उसका जो है एजुकेशनल एस्पेक्ट क्या होना चाहिए? स्पेलिंग ऑफ बुक, जो है किताब की स्पेलिंग अच्छी होनी चाहिए किताब में। प्लेस ऑफ पिक्चर इन बुक, और जो किताबों में जो पिक्चर यूज़ किए गए हैं वो बढ़िया हाई क्वालिटी के यूज़ किए जाने चाहिए। सेलेक्शन ऑफ कंटेंट, और कंटेंट जो दिया जा रहा है बच्चों को पढ़ने के लिए उसका सिलेक्शन बेहतर होना चाहिए। ब्यूटीफुल कंटेंट विथ पिक्चर टाइपोग्राफी, कंटेंट भी बढ़िया होना चाहिए और पिक्चर भी एक नंबर होनी चाहिए। तो 24 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो जो सही आंसर है वो सबसे बढ़िया आंसर है सेलेक्शन ऑफ कंटेंट। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, ये ध्यान देना है कि किसी भी बुक में जो एजुकेशनल एस्पेक्ट है उसका जो शिक्षा पहलू है, कि शिक्षा के क्षेत्र में जो पहलू उसका देखना है वो देखना है ये कि जो हम कंटेंट दे रहे हैं वो बच्चे के लिए बेनिफिशियल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चा क्लास 3rd में पढ़ रहा है और उसको आप क्लास 1 या क्लास 5 की चीज़ों को एज ए एग्जाम्पल दे देते हैं, तो ये सही नहीं है। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। कंसिडरेट द एक्टिविटीज़ असाइंड टू द स्टूडेंट विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ शुड यू ट्राई आउट टू डेवलप कम्युनिकेशन स्किल। किसी भी बच्चे में जो है आप एक्टिविटीज़ करा रहे हैं, असाइन करा रहे हैं, और उसमें आपको कम्युनिकेशन स्किल जो है संप्रेषण का कौशल है वो अच्छा करना है, यानी कि बच्चा
अपनी बात को दूसरों के सामने बातचीत में अच्छा रख पाए, तो आप उसमें से कौन सा चूज़ करेंगे? ही और ही इज़ और आर एन एक्टर, इस पे आप चर्चा करने के लिए कहेंगे। ऑन द वीकेंड आई एम गोइंग टू डैश इन द मॉर्निंग एंड विल रिटर्न बाई। ये इस प्रकार के आप प्रश्न देंगे तो क्या बच्चा कम्युनिकेशन अच्छा स्किल सीख पाएगा? नहीं, ये तो डायरेक्ट आंसर क्वेश्चन हो गए। ऐसे क्वेश्चन जिसको बताने में बच्चे को कुछ टाइम लगे और वो अपनी तरफ से भी कुछ व्याख्याएं उसमें जोड़ पाए। जैसे आस्क योर फ्रेंड वेयर ही और सी लाइक टू विजिट ऑन वीकेंड एंड वाई। आप अपने दोस्तों से ये पूछिए कि अगर आप जैसे कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाना है बच्चों में, तो आप बच्चों से कहें कि आप अपने फ्रेंड से ये पूछिए कि वो इन छुट्टियों में गर्मी की छुट्टियों में कहाँ जाना पसंद करेंगे और क्यों। तो ये इस प्रकार का क्वेश्चन है कि इसमें कुछ ज़्यादा देरी तक वार्तालाप होगा, वाद विवाद होंगे, तो ये सही है। आस्क योर क्लासमेट टू पॉइंट विच सी और ही, अच्छा सी और ही कंसीडरेट वाइल ग्रुपिंग डिस्कशन। कह रहा है कि अपने क्लासमेट से पूछिए कि किस पॉइंट पर आप अपने ग्रुप डिस्कशन में बातें करना पसंद करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों जो हैं अपने आप में क्या है, कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए, वाद विवाद के लिए बढ़िया है। तो जो तीसरा चौथा जिसमें ऑप्शन होगा वही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें तीसरा चौथा ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्रैसन, ठीक है, ये नाम है, एक मनोवैज्ञानिक है, आप जानते हैं। अकॉर्डिंग टू क्रैसन डैश इज सब कॉन्शियस प्रोसेस, लर्निंग, एक्विजिशन, लिसनिंग, कम्युनिकेशन। सब कॉन्शियस जैसे कि जिसमें ज़्यादा आपको एफर्ट नहीं लगाने हैं, ज़्यादा ध्यान दे के नहीं पढ़ना, आप बस ऐसे देख देख के अनुकरण करके इमिटेशन करके चीज़ों को सीख जाते हैं। 26 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो जो सही ऑप्शन है वो है, आप जान गए होंगे, भाषा अर्जन यानी कि अर्जन। इसमें ज़्यादा रूल नियम कानून नहीं होते, आप आराम से बिना नियम कानून की के चीज़ों को सीख सकते हैं और अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। तो एक्विजिशन हो जाता है जो कि सबकॉन्शियस प्रोसेस है। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की चिल्ड्रेन हु मेक एक्सटेंसिव यूज ऑफ डैश लर्न कॉम्प्लेक्स टास्क मोर इफेक्टिवली दैन द अदर चिल्ड्रेन। जब किसके माध्यम से, वाइगोत्स्की जो कहते हैं, किसके माध्यम से बच्चा जो है चीज़ों को और अच्छे तरीके से सीख सकता है। इनर स्पीच, इंडिविजुअल स्पीच, प्राइवेट स्पीच, साइलेंट स्पीच। तो देखिए वाइगोत्स्की और पियाजे जी हैं, इनका जो है स्पीच जो भाषा है उसके बारे में, निजी भाषा, अहम केंद्रित भाषा की बात पियाजे जी करते हैं, और निजी भाषा यानी कि प्राइवेट स्पीच की बात जो है वाइगोत्स्की जी कहते हैं। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे अ लैंग्वेज डेवलप्ड फ्रॉम डैश टू डैश स्पीच, डैश टू डैश स्पीच, प्राइवेट टू इंडिविजुअलाइज्ड, ठीक है, इंडिविजुअल, प्राइवेट टू सोशलाइज्ड, इकोसेंट्रिक एंड सोशलाइज्ड एंड इकोसेंट्रिक। तो ठीक है, तो वो क्या कहते हैं कि पियाजे जी कहते हैं कि जो बच्चों की भाषा होनी चाहिए वो क्या, बच्चे कभी कभी अपने आप से बात करते हैं, तो जब बच्चे काम करते हुए अपने आप से बात करते हैं तो वो जो ये हैं आपके वाइगोत्स्की जी, इसको आप निजी भाषा कहते हैं, और जो पियाजे जी हैं वो उसको अहम केंद्रित भाषा कहते हैं। तो 28 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या है, इकोसेंट्रिक है, यानी कि अपने आप, ईगोसेंट्रिक है, और सोशलाइज्ड है, बच्चा अपने आप से बात करता है, उसके बाद सोशल होता है, अपनी बात को दूसरों के सामने रखता है। आगे देखते हैं। ड्यूरिंग क्लासरूम डिस्कशन अ क्लास 6 स्टूडेंट इज प्रिंटिंग हिज और हर, कहा गया हिज और हर ओन पर्सपेक्टिव ओवर काजेज ऑफ करप्शन। एक क्लास 6 का बच्चा है, क्लास डिस्कशन के आधार पर उसे अपने बात को रखने का मौका मिला है, किस पे, काजेज ऑफ करप्शन, यानी कि जो भ्रष्टाचार का जो कारण है उस पर। तो नादर ही और सी इज़ कन्विंस्ड विथ अदर आइडियाज़, नॉट इज़ ही और सी ट्राइंग टू लुक फ्राम अदर पर्सपेक्टिव। वो दूसरों से ना ही सीखती है और ना ही दूसरों की आइडियाज़ को लेती है कि उसके बारे में लोग क्या सोचते हैं, यानी कि जो टॉपिक करप्शन है उस पर लोगों की बात को वो नहीं सुनती है और ना ही लोगों की आइडियाज़ को लेती है कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। तो इस प्रकार का जो हैंस अकॉर्डिंग टू पियाजे, अब इस प्रकार पियाजे के अनुसार इन दिस टाइप ऑफ स्पीच ही और सी इन्वॉल्व इन। तो किस प्रकार की स्पीच में वो इन्वॉल्व है, जब वो उसको तो टॉपिक मिल गया है काजेज ऑफ करप्शन, लेकिन क्या है कि, लेकिन उसको क्या है कि उसको ये नहीं पता है
कि किस प्रकार से इसका आउटकम अच्छा आएगा, क्योंकि वो ना चीज़ों को दूसरों से पूछ रही है, ना उनके आइडियाज़ को जान रही है, ना उससे संबंधित चीज़ें किसी से शेयर कर रही है। तो वो ईगोसेंट्रिक स्पीच है, सोशल स्पीच है, इंडिविजुअल स्पीच है या प्राइवेट स्पीच। तो आप जानते हैं पियाजे जी की बात आई है तो आप देख ही लें कि जो सही आंसर हो जाएगा वो ईगोसेंट्रिक हो जाएगा, कि वो क्या है, अहम केंद्रित में है। बच्चा खुद चाहता है कि वो मैं उसका जो है कर लूँगा, मैं किसी से पूछूंगा नहीं या पूछूंगी नहीं। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्राइवेट स्पीच की बात करते हैं कौन, वो करते हैं आपके वाइगोत्स्की साहब। और इकोसिस्टम स्पीच यानी कि अहम केंद्रित भाषा की बात जो करते हैं वो करते हैं पियाजे जी। तो ये ऑप्शन रहे तो आप सिर्फ कुछ बिना समझे मुझे भी लगा सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का, इन ऑर्डर टू मेक द स्टूडेंट अंडरस्टैंड द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर एज अ लैंग्वेज टीचर शुड, कह रहा है कि स्टूडेंट को ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को समझने के लिए एक टीचर को क्या करना चाहिए। प्रोवाइड रिच रिटन मटेरियल एंड लेट द स्टूडेंट डिस्कवर डिफरेंट स्ट्रक्चर, कह रहा है कि एक अच्छा जो है राइटिंग मटेरियल देना चाहिए बच्चों को, रिटन मटेरियल देना चाहिए, मटेरियल एक अच्छा मटेरियल देना चाहिए, और बच्चों को कह देना चाहिए कि वो अपने से चीज़ों को खोजें, डिस्कवर करें, अच्छा और अलग अलग स्ट्रक्चर्स को। उन्हें हम क्या करते हैं, सिर्फ उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं कि ये चीज़ें हैं, आपको इस प्रकार से पढ़नी है, लेकिन किस प्रकार से पढ़नी है, किस तरह से जो स्ट्रक्चर बनाने हैं, किस तरह से याद करना है, चीज़ों को याद करना है, समझ लीजिए कि सीखना है, लर्निंग करनी है, वो बच्चों के ऊपर छोड़ दिया जाए। तो यही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि बच्चे खुद करके सीखेंगे। ये ऑप्शन क्या है, करके, लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, तो करके सीखने की बात हो रही है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये थे टॉप 30 क्वेश्चन। आई होप आपको पसंद आए होंगे। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं आपका स्कोर कितना रहा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड। धन्यवाद।